प्रिय छात्रों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर 2016 लिखा हुआ है और यहाँ पर इसके नीचे विज्ञान लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये 2016 का ये विज्ञान का बोर्ड परीक्षा का ये पेपर है, ठीक। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं, मैं प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, प्रश्न लिखा हुआ है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन दिया गया है कार्निया पर, दूसरा ऑप्शन दिया है आइरिस पर, तीसरा ऑप्शन दिया है पुतली पर और चौथा ऑप्शन दिया है रेटिना पर, ठीक। तो दोस्तों मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहां पर बनता है दोस्तों? रेटिना पर बनता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। पहला दोस्तों ऑप्शन है जनित, दूसरा ऑप्शन है गैलोनियोमीटर और तीसरा ऑप्शन है अमीटर और चौथा ऑप्शन है मोटर, ठीक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इसका दूसरा है गैलोनोमीटर है, ठीक। क्योंकि दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? गैलोनोमीटर है, ठीक। तो ये आप लोग आसान तरीके से समझ सकते हो। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है एक अश्व शक्ति का मान वाट में होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 1.34, दूसरा ऑप्शन है 746 और तीसरा ऑप्शन है 786 और चौथा ऑप्शन है 7.46, तो ठीक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर है 746। यानी दोस्तों एक अश्व शक्ति का मान वाट में होगा कितना होगा? 746 वाट होगा, ठीक। तो ये आप लोग आसान तरीके से समझ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है घा निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है कांच, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इसका है कांच। क्योंकि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी दोस्तों लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? कांच पदार्थ प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए प्रश्न उत्तर नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों ये क्या है? क्वेश्चन है, ठीक। तो दोस्तों मैं आपको इसको क्वेश्चन को हल कर आसान तरीके से समझा दे रहा हूँ, ठीक। देखिए यहाँ पर मैं पेपर ले रहा हूँ, आपको अच्छी तरीके से पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर समझेंगे हम। देखिए दोस्तों लिखा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर, ये क्या है? एम्पियर यानी किसका ये मात्रक है? धारा का, मतलब यानी धारा का मान क्या दिया है? 0.5, ठीक। और कह रहा है कि 10 मिनट, ये क्या है? मतलब समय, ठीक। तो दोस्तों आप लोग और यहाँ पर क्या करना है? आवेश का परिमाण ज्ञात करना ना। तो दोस्तों आप लोग ऐसा फार्मूला बताइए कि जिसमें मतलब आई आए और समय भी आए और आवेश भी आए, ठीक। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होगी कि धारा I बराबर Q/T, ठीक। यानी दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे I बराबर Q/T, ठीक। यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए जो प्रश्न में दिया होता है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया दोस्त? 0.5 एम्पियर, ठीक। ये क्या है? विद्युत धारा है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत धारा I बराबर 0.5 एम्पियर, ठीक। अब देखिए 10 मिनट, ये क्या है? समय ना। तो यहां पर हम लिखेंगे समय t बराबर कितना लिखा है दोस्तों? 10 मिनट। तो यहां पर हम लिखेंगे 10 मिनट। अब क्या करेंगे हम दोस्तों? 10 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक। देखिए यहां पर देखिए 10 गुणे 1 मिनट लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम 10 को 1 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा और मिनट लिखा तो मिनट अपने स्थान में लिखा ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो भैया 1 मिनट में क्या होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 10 लिखा है, लिख दीजिए, गुणा लगा है, गुणा लगा दिए। 1 मिनट कितने सेकंड होते हैं? 60। तो यहाँ पर आप लोग 60 लिख दीजिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए सेकंड, ठीक। ये सेकंड में हमारा परिवर्तित हो गया, ठीक। अब देखिए दो 10 को जब हम 60 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 10 और 60 के गुणे करेंगे तो क्या है? 600 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, ठीक। यानी दोस्तों समय का मान क्या मिला? 600 सेकंड मिला, ठीक। और दोस्तों आगे आपसे कह रहा है कि आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों क्या कह रहा है कि आवेश को क्या करना है? यानी क्यू का मान क्या करना है? क्वेश्चन मार्क, यानी ज्ञात करना है, ठीक। यहाँ पर आप समझ सकते हो। देखिए तो भैया मैंने आपको लोगों को फार्मूला बताया, फार्मूला होता है I बराबर Q/T होता है, ठीक। यहाँ पर समझिए I बराबर क्या होता है? Q/T होता है, ठीक। तो देखिए I का मान दिया है और T का मान दिया गया है और आपसे पूछ रहा है Q का मान। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए जब हम Q का मान निकालेंगे, देखिए दोस्तों T किस में है? भाग में है। तो दोस्तों जब बराबर को T को इधर ही भेजेंगे किस में हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा, ठीक। यानी दोस्तों I गुणे T बराबर क्या हो गया? Q हो गया। या आप इसको लिख सकते हो, या Q को आगे कर दिए, इन दोनों को पीछे कर दिए, तो Q बराबर I गुणे T हो गया, ठीक दोस्तों। अब देखिए दोस्तों Q लिखा है ना, तो Q का मान हम रखेंगे, ठीक। यानी सॉरी Q का मान हम क्या करना है? ज्ञात करना है ना। तो I लिखा है तो यहाँ पर बराबर लगा देंगे, I का मान रखेंगे, ठीक। तो I का मान क्या दिया है? 0.5 ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 0.5, गुणे लगा है, गुणा लगा दीजिए,
टी लिखा है तो टी का मान अभी मैंने निकाला, यहाँ पर निकाला ना 60 सेकंड, सॉरी 600 सेकंड, तो यहाँ पर 600 लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों, हम 0.5 को 600 से गुणा करेंगे। ठीक, यहाँ पर गुणा करते हैं, देखिए 600 को हम क्या करेंगे 0.5 से गुणा करेंगे। देखिए 599 599 536, ठीक। और दोस्तों पॉइंट लगा है ना, देखिए पॉइंट क्या लगा है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम एक अंक सुन के पहले हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक दोस्तों, तो क्या आया दोस्तों 300.0 आया। ठीक, तो दोस्तों जब हम दशमलव को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए पहले से हम ये मान लीजिए आप बटा, ठीक, तो बटा के नीचे क्या लिख दीजिए, एक लिख दिए, एक शून्य है ना, यानी एक अंक है तो यहाँ पर एक शून्य लिख दिए, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा। ठीक, तो दोस्तों क्या बचेगा 300 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 300 लिख देंगे। ठीक, क्यों क्या है आवेश ना, तो आवेश का मतलब क्या होता है कूलाम होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम कूलाम लिख देंगे। ठीक, यानी मेरे दोस्तों जब प्रश्न को हल किया करना है 300 आया, कूलाम आया, यही क्या है हमारा आंसर। ठीक, चलिए फिलहाल आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न अगला लिखा हुआ है, कह रहा है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो दोस्तों इसकी शर्त होती है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरी शर्त होती है कि आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो भैया निकट का मतलब होता है नजदीक, और दृष्टि का मतलब होता है देखना। यानी मेरे दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के अंदर निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसे आपको बताना होगा, यानी परिभाषा में लिखना होगा कि जिस व्यक्ति में यह दोष हो जाता है उसे पास की रखी वस्तु तो स्पष्ट देख लेता है, परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, ऐसे समझिएगा आप लोग। देखिए निकट का मतलब है नजदीक, दृष्टि का मतलब देखना है। यानी दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के अंदर निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसे पास की वस्तु दिखाई देगी और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, इतना समझना होगा, तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक, चलिए फिलहाल हम अगला प्रश्न हल करते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है 3 का लिखा हुआ है दोस्तों 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को संयोजित करेंगे कि संयोजन में फर्स्ट लिखा है अधिकतम और दूसरा लिखा है न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके, परिपथ आरेख भी बनाइए। ठीक, इसको क्या करना है दोस्तों हल करना है। ठीक, चलिए मैं आप लोगों को हल कर इसको आसान तरीके से समझा भी सकता हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक, देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर 4 ओम 8 ओम 12 ओम लिखा है ना, तो देखिए दोस्तों अधिकतम लिखा है ना, तो दोस्तों अधिकतम के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, जो ये क्या है श्रेणी क्रम का मतलब क्या करना है, ये संयोजन है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम संयोजन में मतलब कब अधिकतम के लिए क्या होता है और न्यूनतम के लिए क्या होता है। मेरे दोस्तों जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे प्रतिरोधों को, ये क्या है ये ओम है ना, ये यानी क्या है प्रतिरोध दिया हुआ है। ठीक, तो जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को, क्या हो जाएगा वहां पर अधिकतम निकलेगा। ठीक, यानी अधिकतम प्रतिरोध का मान निकलेगा। ठीक, अगर आप लोग न्यूनतम प्रतिरोध लिखा ना, तो अगर आप न्यूनतम प्रतिरोध को निकालोगे, यानी दोस्तों अगर आप समांतर क्रम में जोड़ोगे तो वहां से न्यूनतम प्रतिरोध का मान निकल जाएगा। ठीक, चलिए मैं आप लोगों को आसान तरीके से हल करके बता देता हूं। ठीक, यहाँ पर देखिए लिखेंगे दिया है। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए दिया है। अब यहाँ पर दिया है पहला यानी R1 का मान क्या दिया है 4 ओम दिया है, यानी R1 क्या है पहला प्रतिरोध। ठीक, यहाँ पर 4 ओम लिख लेंगे। दूसरा है कि 8 ओम, तो यहाँ पर हम R2 बराबर क्या लिख देंगे 8 ओम। ठीक, और तीसरा का 12 ओम है, यहाँ पे लिख लेंगे R3 बराबर 12 ओम। ठीक, और चौथा 24 ओम है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे R4 बराबर 24 ओम। ठीक, आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला शब्द क्या दिया है अधिकतम। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम, यहाँ पर फर्स्ट लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आपको प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर मैं आपको चित्र बनाता हूँ। देखिए श्रेणी क्रम को संयोजन नहीं सुन तो भैया बनता है चित्र। यहाँ पर क्या होता है बैटरी होती है, यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस। ठीक, यहाँ पर बीच में क्या होता है कुछ नहीं। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पहला प्रतिरोध लिख देंगे, यहाँ पर दूसरा प्रतिरोध बनाएंगे, यहाँ पर तीसरा प्रतिरोध, यहाँ पर चौथा प्रतिरोध। ठीक, इस प्रकार से ये R1 है ना, तो R1 में क्या है 4 ओम, यहाँ पर 4 लिख दीजिए। और ये दूसरा प्रतिरोध है, दूसरा क्या है 8 ओम, तो यहाँ पर 8 ओम लिख दीजिए। तीसरा प्रतिरोध क्या है 12 ओम, तो यहाँ पर 12 ओम लिख दीजिए।
और चौथा है 24 ओम ना, तो यहाँ पर 24 ओम लिख दीजिए। ठीक, यानी दोस्तों ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा प्रतिरोध। ठीक, आप समझ सकते हो। अब क्या होता है इसके बीच में, क्या होता है विभवांतर भी तो होता है, V1 V2 V3 V4 ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या होता है परिपथ में धारा प्रवाहित होती है ना, यानी श्रेणी क्रम में पाना। और यहाँ पर क्या होता है सिरा भी तो होता है, तो यहाँ पर सिरा भी बना दीजिए। ठीक, आप इस प्रकार से समझ सकते हो। ठीक, चलिए फिलहाल चित्र बन गया, हम सवाल की ओर बढ़ाते हैं। तो भैया इसका श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला क्या होता है भैया R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, क्या होता है R3। देखिए दोस्तों आपकी स्कूल में तो R1 R2 R3 पढ़ाया होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 4 ओम दिया ना, तो इसके आगे हम R4 भी लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम R1 R2 R3 R4 जो लिखा हुआ है यहाँ पर हम मान रख देंगे। ठीक, प्रतिरोधों का। ठीक, यहाँ पर तो R1 लिखा है, R1 का मान क्या है 4, तो यहाँ पर 4 ओम लिख लीजिए, प्लस लिखा लिख दीजिए। R2 लिखा है तो R2 का मान क्या है 8 ओम, तो यहाँ पर हम 8 ओम लिख लीजिए। प्लस R3 का मान क्या है मेरे दोस्तों, R3 का मान है 12 ओम, तो यहाँ पर 12 ओम लिख दीजिए। प्लस लिखा लिख दीजिए। R4 लिखा, R4 का मान क्या है यानी चौथे प्रतिरोध का 24 ओम, 24 ओम लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम जोड़ेंगे सब की। ठीक, यानी दोस्तों सबको क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 4 ओम लिखा है, यानी 8 ओम 4 ओम जोड़ेंगे कितना आएगा 8 4 12 ओम हो गया, और 12 ओम हो गया, तो 12 12 24 ओम हो गया, और 24 ओम को जोड़ा तो क्या हो गया 24 दूना क्या होता है 48 होता है। ठीक, यहाँ पर क्या लिख देंगे 48 ओम। ठीक, यानी दोस्तों प्रतिरोध का मान क्या मिला अधिकतम के लिए 48 ओम। ठीक, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो, लगा सकते हो। ठीक, देखिए दूसरा हमारा मतलब शर्त दिया गया था न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके परिपथ आरेख भी बनाइए, यानी दोस्तों इसको भी लिखना होगा। ठीक, चलिए इसको भी सरल करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए R1 R2 R3 का मान यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये R1 का मान है, या R2 का मान है, या R3 का मान है, या R4 का मान है। ठीक, तो यार अगर मैं लिखूंगा तो ज़्यादा मतलब समय व्यतीत होगा ना, फिर R1 R2 फिर लिखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको सीधे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दूसरा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आपको प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक भाई, अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम इसे मतलब क्या करेंगे हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम चित्र बना लेते हैं। ठीक, क्योंकि आरेख भी बनाना तो समझ में जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर आप इस प्रकार से कर सकते हो, यहाँ पर इस प्रकार से आप, ठीक यहाँ पर आप इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक भाई, यहाँ पर बैटरी बना दीजिए, यहाँ पर धारा प्रवाहित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है इस प्रकार से होता है। ठीक, इस प्रकार से आप समांतर क्रम तो ऐसे तो बनता है भैया। ठीक, तो यहाँ पर एक इधर भी इसकी कर लीजिए इस प्रकार से, और यहाँ पर इस प्रकार से कर दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, ये समांतर क्रम संयोजन बन गया। ठीक, यहाँ पर R1 है, R1 का मान क्या है, ये R1 मानेंगे, इसको R2 मानेंगे, इसको R3, इसको R4। ठीक, इस प्रकार से तो R1 का मान क्या है 4 ओम, 4 ओम लिख दीजिए। 8 ओम है दूसरा, यहाँ पर 8 ओम लिख, तीसरा क्या है 12 ओम, यहाँ पर 12 ओम लिख दीजिए। चौथा क्या है 24, यहाँ पर 24 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर A लिख दो, यहाँ पर B लिख दो। ठीक, अब देखिए इधर से प्रवाहित हो रही है धारा, इधर निकलेगी ना, तो आप इस प्रकार से बना सकते हो। ठीक, चलिए फिर हम सवाल लगा लेते हैं भैया। ठीक है ना, तो भैया समांतर के लिए सूत्र क्या होता है 1/r, यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। ठीक, इतना लिख लिया। अब क्या करेंगे हम R1 का मान रखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे R1 का मान क्या है 4 ओम, तो यहाँ पर 1/4 लिख दीजिए। ठीक, प्लस 1/r2, R2 लिखा है क्या है 8 ओम ना, तो यहाँ पर 1/8 लीजिए, फिर प्लस लगा दिए। फिर R3 लिखा ना, तो R3 का मान क्या है 1/, लिख दिए। R3 का मान क्या है 12 है, तो यहाँ पर 12 लिख दीजिए। प्लस 1/, क्या लिखा है R4 लिखा है, तो 1/, लिख दीजिए। R4 का मान क्या है यानी चौथे प्रतिरोध 24, यहाँ पर 24 लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे अच्छे तरीक़े से आप लोगों को समझाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये अंश है, ये हर है, तो ये क्या ऊपर वाला सब वैसे अंश है, ये हर है, अंश है, ये हर है, अंश है, ये हर है। ठीक, तो क्या करेंगे हम हर का लासा लेंगे। ठीक, तो दोस्तों जब आप
4, 8, 12 और 24 का जब लासा लोगे तो आएगा लासा 24। ठीक, आप लोग ले लीजिएगा, मैं आपको मतलब मुझे पहले से पता है कि इसका लासा 24 आएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने निकाला था। ठीक, चलिए फिलहाल आगे हल करते हैं। देखिए 24 को जो हम 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 24 को जब हम 4 से भाग करेंगे 6 आएगा ना, यानी 4 छंग 24 होता है ना, 6 आएगा। 6 को 1 में करेंगे। ठीक, तो 6 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, प्रश्न लिखा लिख दीजिए। 24 को 8 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 8 3 24 होता है। 3 को 1 में गुणा क्या आएगा, 3 1 कम 3, प्लस लिखा लिख दीजिए। 24 को जब हम 12 से भाग करेंगे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 12 में 24 होता है, 2 को 1 में गुणा करेंगे 2 कम 2, प्लस 24 को 24 से भाग करेंगे कट जाएगा, 1 आएगा, तो 1 को 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, यानी इतना प्राप्त हो गया। ठीक, अब देखिए 6 को 3 में जोड़ेंगे क्या होगा, 6 3 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे 9 2 11, 11 1 क्या हो गया 12, 12 बटे क्या आया 24 आएगा। ठीक, इसको काट सकते हैं। ठीक, 12 के 12, 12 दूना 24। ठीक है दोस्तों, तो भैया मान क्या आया, 1/2 आया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, प्रतिरोध का मान निकालना है। ठीक, इसके आगे क्या लिखा है, 1/8 लिखा है ना, तो देखिए इसके आगे यहाँ पर हम या लिखते हैं। देखिए 2 को 1 से गुणा कराओगे, त्रिया गुणा कर रहे हैं तो 2 1 कम 2 बराबर लगा है बीच में, और r को 1 से गुणा करो क्या है, r आया। ठीक, यानी मेरे दोस्तों आप लिख सकते हो यहाँ पर या r को आगे कर दीजिए और 2 को पीछे कर दीजिए, यानी r का मान क्या है। ठीक भैया, चलिए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, अगला प्रश्न है अथवा में है, इसको पढ़ लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। लिखा हुआ है घरों के वायरिंग के परिपथ में मेन फ्यूज का क्या कार्य है, आवश्यक परिपथ आरेख देकर स्पष्ट कीजिए। तो भैया बहुत भी ये भी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा भी पूछा भी गया है, तो इसलिए मैं आपको अच्छी तरीके से बताने का भी प्रयास करूंगा। देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आप आंसर में लिख सकते हो कि यदि किसी परिपथ में किसी कारण धारा का मान अधिक हो जाए तो परिपथ में लगे उपकरणों जैसे बल्ब, ट्यूब, रेडियो आदि के जल जाने का भय रहता है, यानी भय बना रहता है, इसलिए घरों की वायरिंग में मेन फ्यूज का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब अगर आप आम भाषा में समझेंगे तो कहने का मतलब मेरे दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि मेन फ्यूज का इसलिए मतलब उपयोग किया जाता है क्योंकि मेरे दोस्तों जैसे घर में टीवी लगी है, सीडी लगी है, पंखा लगा है, तो क्या होता है कि जब लाइट धीमी तेजी होती है ना, क्या होता है जल जाने का भय रहता है, नहीं बढ़ जाने का भय रहता है। ठीक, तो इसलिए मेरे दोस्तों मेन फ्यूज का कार्य मतलब मेन फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आप लोग आसान तरीके से समझ सकते हो। ठीक, इसका किरण आरेख तो मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक, क्योंकि मेरे दोस्तों अगर बनाऊंगा तो फिर आगे तो क्वेश्चन है और मुझे भी कहीं जाना भी है। ठीक, चलिए फिर हाल अगला प्रश्न हल करते हैं। देखिए खा लिखा हुआ है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है या क्या होता है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है या दिखाई देता है। ठीक, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, इसको आप आसान तरीके से समझ सकते हो। देखिए जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में विभिन्न वायुमंडलों में फैल जाती हैं तो वायुमंडल में अनेक सूक्ष्म कण, महीन कण या धुएं, धूल आदि कण पाए जाते हैं, तो उस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी दोस्तों जैसे आप घर के बाहर निकल रहे हो तो क्या है, ये सारा जो प्रकृति आपको दिखाई दे रहा है आंख के सामने, ये क्या है, एक वातावरण है। तो वातावरण में क्या होता है मेरे दोस्तों, प्रकाश की किरणें भी होती हैं और धुएं, धूल, कण भी होते हैं। ठीक, जैसे हवा उड़ता नहीं है तो भैया उड़ते हैं। ठीक, तो इसी कारण क्या होता है, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों आपको लिखना होगा आंसर कि जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में चारों दिशाओं में फैल जाते हैं तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक, अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई या प्रतीत होता है। ठीक, तो देखिए इसका सही आंसर है, आप बता सकते हो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में ना वहाँ पर ना तो धूल होता है, ना कण होता है, ना तो वहाँ पर केवल प्रकाश फैला जाता है। ठीक, तो इसी काला में दोस्तों आकाश क्या होता है, वहाँ पर काला दिखाई देता है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर आकाश से मतलब यहाँ पर भूमि से दिखने पर आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है। ठीक, तो ये आप लोग आसान तरीके से समझ सकते हो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा भैया, मैं कितना हल करवाऊँ प्रश्न आपको। ठीक है ना, तो फिलहाल मुझे टाइम नहीं है, मुझे कहीं पर जाना है, स्कूल में जाना है। ठीक, तो ये आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ समझ लीजिए, लिखा हुआ है एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों अगर आप लोग टेनियल लिए होगे ना तो ये क्वेश्चन जहां तक है पहला पार्ट में है, तो आप लोग आसान तरीके से वहां से पढ़ सकते हो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर हल करते हैं क्या भैया, मैं आपको प्रश्न मतलब पढ़कर सुना दे रहा हूँ और आप लोग नोट कर लीजिए और इसे चिन्ह लगाकर याद कर लीजिए। ठीक, लिखा हुआ है दोस्तों विद्युत
चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है, प्रयोग द्वारा इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे आप, अथवा में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर लिखा है एक प्रश्न भी है, एक इलेक्ट्रॉन 1200 न्यूटन की एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग में से प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल के वेग के परिमाण की गणना कीजिए। ठीक, पहला है क्षेत्र के लंबवत, दूसरा का है क्षेत्र के समांतर, तीसरा है क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रवेश करना है। तो यह दोस्तों यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का मान दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। चलिए मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से अगला प्रश्न हल करवा देता हूँ। खंड खा है, यानी दोस्तों ये क्या है, केमिस्ट्री, यानी जिसे कहते हैं रसायन विज्ञान। ठीक, यानी दोस्तों अगला प्रश्न है 5वां लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है ओजोन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, और तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। ठीक, यानी मेरे दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक दोस्तों, ये क्या है, आखिरी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि मेरे दोस्तों जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके मतलब ये नाइट्रोजन गैस बनाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, खा वाला है भैया, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। पहला है आई, यानी क्या होता है, ये आई क्या है, आयोडीन, यानी क्या है सोडियम, बी आर क्या है, ब्रोमीनियम, और एम जी क्या है, मैग्नीशियम। ठीक, तो दोस्तों विद्युत ऋणात्मक तत्व है क्या, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है, मैग्नीशियम है, क्योंकि दोस्तों मैग्नीशियम बहुत अधिक क्रियाशील होता है। ठीक, तो आप लोग आसान तरीके से समझ सकते हो। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। गा वाला लिखा हुआ दोस्तों निम्नलिखित में से एल्काइन है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है C3H8, और दूसरा ऑप्शन है C4H10, और तीसरा ऑप्शन है C3H6, और चौथा ऑप्शन है C3H4। ठीक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका चौथा विकल्प क्या है, सही है, क्योंकि मेरे दोस्तों एल्काइन का सूत्र होता है C3H4। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अधिकतर पूछा जा सकता है भैया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। छाका का लिखा हुआ निम्नलिखित का निम्न का IUPAC नाम लिखिए। पहला है CH3, फिर बॉन्ड लगा है, फिर C, फिर ऊपर 2 बार लगा, फिर 0 लिखा। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए और देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, 1 मिनट के लिए ले लिए। चलिए अगला बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, सोडियम कार्बोनेट के किसी एक औद्योगिक निर्माण विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न है हमारा कि एक तत्व यम आवर्त सारणी के दूसरे समूह में है, इसके ऑक्साइड एवं क्लोराइड का सूत्र लिखिए। ठीक, तो ये आप लोग आसान तरीके से समझ लीजिएगा। या अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों 7वां है, लिखा है कि आवर्त सारणी में वर्गों एवं आवर्तों के 4 मुख्य लक्षण लिखिए। भैया ये हमेशा पूछा जाता है, तो ये आप लोग जरूर पढ़ कर जाइएगा। ठीक, अथवा में लिखा हुआ है प्रश्न, अगर आपको ये ऊपर वाला नहीं आता है तो आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक, लिखा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड का व्यंजक क्रिया क्यों अस्थायी है, समीकरण द्वारा दिखाइए, क्लोरीन के व्यंजक गुणों से इसकी तुलना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग आसान तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं, यानी पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए। एसिटिक अम्ल बनाने की 2 विधियां समीकरण सहित लिखिए। इसका निर्जलीकरण किस प्रकार किया जा सकता है, समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। 2, 2, 4, 2, 6, 7 नंबर का भैया पूछा गया है, तो पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगर आपको ये ऊपर वाला परिभाषा नहीं याद होता है, यानी दोस्तों ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो आप लोग अथवा लिखा है बीच में ना, तो यहाँ पर आपको ये मतलब ये वाला प्रश्न हल कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है सावनीकरण, दूसरा का है मिसेल, और तीसरा का है सजातीय श्रेणी, और चौथा है दोस्तों ब्रुइटज अभिक्रिया। ठीक, तो दोस्तों ये आप लोग आसान तरीके से इसको आप आसान तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। गा है, यानी दोस्तों खंड गा है, ये क्या है, बायोलॉजी है, जिसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। ठीक, पहला प्रश्न है लिखा हुआ है 9 का, लिखा हुआ है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। पहला है विटामिन B1, दूसरा ऑप्शन है विटामिन B2, तीसरा ऑप्शन है विटामिन B3, और चौथा ऑप्शन है विटामिन B5। ठीक, दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इसका क्या है, विटामिन B1 है, क्योंकि दोस्तों बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक, चलिए खंड खा की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है दोस्तों 22, दूसरा ऑप्शन है 24, और तीसरा ऑप्शन है 42, और चौथा ऑप्शन 244। ठीक, तो दोस्तों ये हमें नहीं पता है, तो आप लोग इसको कमेंट करके मुझे बताइए कि ये इसका आंसर कौन सा विकल्प सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए गा की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों लिखा हुआ है हमारा गा प्रश्न है कि हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। पहला ऑप्शन है प्रकाश अभिक्रिया, दूसरा का ऑप्शन है अप्रकाशीय अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है पहला और दोनों अभिक्रिया, यानी दोस्तों प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक, और दोस्तों चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है, ये है अप्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक, तो ये क्वेश्चन सही रहेगा, सोनी दोस्तों ये विकल्प सही रहेगा। ठीक, यानी दोस्तों हरित लवक के
स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? ठीक, तो ये अप्रकाशीय क्रिया होती है हरित लवक के स्ट्रोमा में। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है द्विनिषेचन पाया जाता है। पहला है सभी जीवों में, दूसरा है सभी पादपों में, तीसरा है आवृत जीवी पौधों में और चौथा ऑप्शन है केवल जलीय पौधे में। ठीक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है मुझे तो नहीं पता है, नहीं तो आप लोगों को बता देता। तो आप लोग इसे भी मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा विकल्प सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं, यानी दोस्तों पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 10 है, लिखा हुआ है का है ट्रांसजेनिक जीव किसे कहते हैं? किसी एक ट्रांसजेनिक पौधे का नाम बताइए। ठीक, तो ये आप लोग काफ़ी ज़्यादा भैया पूछा जाता है, ये हमारे एग्जाम में पूरा आया था। ठीक, तो मैंने नहीं लिखा था तो इसलिए 2 नंबर नहीं मिला था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि इन्हें 2 पादप हार्मोन्स के नाम तथा उनके एक एक कारण लिखिए। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भैया, 2 नंबर का है, आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आंसर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है उत्तेजक दवाएं क्या होती हैं? कि इन्हीं 2 तेज उत्तेजक दवाओं के नाम लिखिए। तो ये आप लोग भैया पढ़ लीजिएगा। ठीक, का लिखा है दोस्तों 11 नंबर का है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है कि मानव वृक्क की खाड़ी काट का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, तो आप लोग इसको भी बना लीजिए 1 बार 2 बार, या अथवा में अगर आपको ये बनाना नहीं आता तो आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए। आप लोग इसको बनाना पड़ता है, यानी सचित्र वर्णन, यानी आपको क्या करना है, अमीबा के बारे में कुछ इसके अंतर्गत लिखना है और इसको आपको चित्र बनाकर आपको डिटेल में समझाना भी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों लिखा हुआ है नामांकित चित्र की सहायता से दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। भैया अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको जरूर। अथवा है अगर आपको ये मतलब ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप लोग नीचे वाला हल कर सकते हो। लिखा हुआ है वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित कीजिए, यह कितने प्रकार का होता है? नामांकित चित्र की सहायता से रंध्र के खुलने तथा बंद होने की क्रिया को दर्शाइए। ठीक, तो ये आप लोग आसान तरीके से समझ लीजिएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं प्रश्न। लिखा हुआ है वाटसन एवं क्रिक द्वारा बनाए गए डीएनए मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, तो ये आप लोग आसान तरीके से समझ सकते हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर में पूछा गया भैया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अथवा या, मतलब ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग इसको हल कर सकते हो। ठीक, ये वाला लिखा हुआ है दोस्तों निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है दोस्तों हरगोविंद खुराना, दूसरा पर है जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता, तीसरा है परिवार नियोजन की विधियां और चौथा है दोस्तों पादपों में लैंगिक जनन है। ठीक, और 5वां ऑप्शन है दोस्तों संतुलित आहार है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग आसान तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। दोस्तों ये हमारा जो 2016 का जो पेपर था, ये यूपी बोर्ड वाला पुराना वाला, मैंने आप लोगों को आसान तरीके से इसका पूरा मतलब आपको डिटेल में समझाया और जितना दोस्तों मुझसे हो सका मैंने इसका आंसर भी दिया। ठीक, तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय दोस्तों।